Hello and welcome you all. This is Kaveri Patil. Today we are going to cover some important terminologies and key concepts related to environment. As you know, you can probably expect around 16 to 17 questions from environment section only in prelims examination. So if you are approaching this year's prelims, this video is going to be very helpful for you. So watch till the end and don't forget to make notes out of it. So without any further delay, let's start. So first term is इकोक्लाइन. देखिए जब भी ये टर्म आपके सामने आ रही है क्लाइन, तो ये रिलेट होती है चेंज से. फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ थर्मोक्लाइन तो ये रिलेटेड है टेम्परेचर चेंज से. अगर मैं बोल रही हूँ हेलोक्लाइन तो ये रिलेटेड है सैलिनिटी चेंजेस से. वैसे ही इकोक्लाइन शब्द का मतलब होता है स्पीशीज़ की कंपोजिशन में चेंज होना अगर क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुई तो. क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है? तो टेम्परेचर कंडीशंस, रेनफॉल कंडीशंस, ड्राइनेस. ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में ज़्यादा रेनफॉल होगी तो वहाँ पर ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे. किसी पर्टिकुलर रीजन में कम रेनफॉल होगी तो वहाँ पर डेजर्टेड रीजन मिलेंगे. किसी पर्टिकुलर रीजन में टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगा तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मिलेंगे. किसी पर्टिकुलर रीजन में अगर रेनफॉल कम होगा क्योंकि टेम्परेचर कम है तो यहाँ पर आपको बहुत ना के बराबर फॉरेस्ट मिलेंगे. तो इकोक्लाइन का मतलब होता है स्पीशीज़ में चेंज आना क्योंकि क्लाइमेटिक कंडीशन में चेंज आया है. यहाँ पर आप देख सकते हो अलग अलग रीजन्स हमारे यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, जैसे आर्कटिक रीजन. ठीक है, यहाँ पर क्या है, बहुत मिनिमल आपको ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलेंगे और ना के बराबर ट्रीज़ देखने को मिलते हैं. सब आर्कटिक रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. बोरियल फॉरेस्ट हमको देखने को मिलते हैं. बोरियल फॉरेस्ट होते हैं कॉनिकल फॉरेस्ट बेसिकली. टेम्परेट रीजन में आपको टेम्परेट फॉरेस्ट देखने को मिलता है, ग्रासलैंड देखने को मिलता है, डेजर्ट देखने को मिलता है. और ट्रॉपिकल रीजन में ड्राइनेस को देखते हुए जिस एरिया में कम ड्राइनेस है, रेनफॉल ज़्यादा होगा, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, ग्रासलैंड देखने को मिलेंगे मिड रेनफॉल रीजन्स में, और डेजर्ट देखने को मिलेंगे बहुत लो रेनफॉल रीजन्स में. आई होप इकोक्लाइन जो वर्ड है आपको समझ में आ गया होगा. नेक्स्ट मूव करते हैं इको टाइप के ऊपर. इको टाइप क्या होगा? एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ जब लॉन्ग टर्म के लिए किसी पर्टिकुलर रीजन में रह रही है तो वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन को अडॉप्ट कर लेगी और अपना जो फिज़िकल कंपोजिशन है वो वैसा शो करेगी. फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर एक पेंगुइन देख पा रहे हैं. पेंगुइन जो होता है फरी एनिमल होता है. जो फर्स हैं इसके ये उसको फैट बनाते हैं. फैट स्किन उसकी क्यों है? बिकॉज वो बहुत ठंडे रीजन में रहती है. ठंडे रीजन में ताकि वो ठंड को सह पाए इस वजह से उसकी स्किन को उसको बहुत मोटा रखना होता है. दैट्स वाई फैटी स्किन उसके देखने को हमको मिलती है. ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पेंगुइन ने वहाँ की इकोलॉजिकल कंडीशन को अडेप्ट करके अपने फिजिकल कंपोजिशन में चेंज किया है. ठीक है, तो ये क्या होगा? उसका इको टाइप होगा. तो पेंगुइन का जो इको टाइप है वो एक रीजन है जो काफ़ी ठंडा रहता है. वहीं यहाँ पर आप देख रहे हो ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स. ज़ेरोफाइटिक प्लांट्स वो होते हैं जो ड्राई रीजन में सर्वाइव कर जाते हैं, जैसे कैक्टस. कैक्टस जो होता है वो ड्राई रीजन की एक स्पीशीज़ है, ड्राई रीजन का एक फ्लोरा है. जिस रीजन में कैक्टस होता है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है. बारिश कम होने की वजह से इनकी लीव्स काफ़ी ब्रॉड होती है और मोटी होती है ताकि वाटर जो है वो बहुत ज़्यादा ना फैल सके और वो एक इवनली डिस्ट्रीब्यूशन वाटर का हो जाए. सो दैट्स वाई ज़ेरोफाइटिक स्पीशीज़ अपना फिजिकल कंपोजिशन ऐसा बनाती है. ठीक है, जब भी इको टाइप आप पढ़ते हो एक सिमिलर टर्म आपको देखने को मिलती है, दैट इज़ इकोफिन. बट यहाँ पर एक डिफरेंस हम देखेंगे इको टाइप और इकोफिन के बीच में. इको टाइप क्या हुआ? जैसे हमने बात की कि लॉन्गर टाइम के लिए कोई पर्टिकुलर स्पीशीज़ किसी रीजन में जब अपने फिजिकल कंपोजिशन को अडेप्ट कर लेती है तो वो उसका इको टाइप होता है. बट इकोफिन क्या होगा? कोई स्पीशीज़ को न्यूली इंट्रोड्यूस किया गया है किसी नए इकोसिस्टम में. फॉर एग्जांपल कोई नई स्पीशीज़, कोई नया पोलार बियर जो है उसको इंडियन क्लाइमेट में उसको इंट्रोड्यूस किया गया है तो वो क्या बनाएगा? अपना इकोफिन बनाएगा, वो इको टाइप नहीं बनाएगा. ठीक है, देखो यहाँ पर एडेप्टेशन परमानेंट रहेंगे, जैसे हमने बात की कि वो परमानेंटली एडेप्ट कर लेते हैं उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को. यहाँ पर टेम्पररी एडेप्टेशन रहेंगे बिकॉज पोलार बेयर यहाँ पर आके क्योंकि नया नया आया है, बहुत लंबे समय से नहीं रह रहा है, सो एडेप्ट बहुत जल्दी नहीं कर पाएगा, टेम्पररीली एडेप्ट कर लेगा. ठीक है, जीन्स में चेंजेस होंगे तो हाँ ऑब्वियसली बहुत समय से रह रहा है, जीन्स में चेंजेस होंगे. यहाँ पर क्योंकि अभी अभी आया है तो जीन्स में चेंजेस नहीं होंगे. अब ये चीज़ भी आपको याद रखनी है क्योंकि उसने कुछ पर्टिकुलर जो इन्वायरमेंट है उसको अडेप्ट कर लिया है तो उसका एडेप्टेशन रिवर्सिबल यहाँ पर नहीं हो सकता है.
इन केस ऑफ इको टाइप, ठीक है, यहाँ पर एडेप्टेबिलिटी को रिवर्स नहीं किया जा सकता है, बट इकोफिन के केस में एडेप्टेबिलिटी को रिवर्स किया जा सकता है। ओके, तो आई होप इको टाइप और इकोफिन का डिफरेंस आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईकेट की। ईकेट बेसिकली एक सिंगल स्पीशीज़ में ही आपको देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हो एक फिंच बर्ड है, ठीक है, ये जो फिंच है ये एक सिंगल स्पीशीज़ है, बट जब सिंगल स्पीशीज़ डिफरेंट फिजिकल कंडीशन में रह रही है तो अपने जो पर्टिकुलरली फिजिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज करेगी। जैसे उसका शेप में चेंज कर सकती है, साइज़ में चेंज कर सकती है और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में चेंज कर सकती है। इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है, ये याद रखना कि स्पीशीज़ सिंगल ही होती है। जैसे ये जो फिंच बर्ड है, अगर ये किसी मडी रीजन में रह रहा है तो इसकी जो टांगे हैं, इसके जो बेसिकली होल्डिंग कैपेसिटी है पैरों की, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। अगर ये वुड पीकर जैसा काम कर रहा है, अगर ये किसी भी ट्री के स्टेम पे रह रहा है तो इसकी जो बीक है वो थोड़ी सी कोनिकल हो जाएगी, ठीक है। तो ईकेट आपको याद रखना है सिंगल ही स्पीशीज़ में एक शेप, साइज़ और रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी में वेरी होना रिलेटेड टू सराउंडिंग इन्वायरमेंट कंडीशन, उसको हम ईकेट बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट। यहाँ पर एक क्यूट सी इमेज आप देख रहे हो कैट एंड आउल की। तो कैट एंड आउल जो होते हैं ये इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट होते हैं। वैसे ही कंगारू और बाइसन का जो इमेज आप देख रहे हो, ये रीजन्स काफ़ी डिफरेंट है। कंगारू ऑस्ट्रेलिया में रहता है, बाइसन साउथ अमेरिका में रहता है, बट स्टिल दे आर इकोलॉजिकली इक्विवेलेंट टू ईच अदर। कैसे? तो इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट वो स्पीशीज़ होती है जिनका नीश सिमिलर होता है बट उनकी प्लेसेस वेरी करती है। नीश का मतलब होता है सर्वाइबिलिटी कंडीशन, ठीक है, जो कंडीशन है जिसमें वो सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे कैट भी जो है वो रैट को कंज्यूम करती है, आउल भी रैट को कंज्यूम करता है, ठीक है। इनके जो डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं वो सिमिलर है बट इनके रीजन्स अलग अलग हैं। जो आउल है ये रहता है डेजर्टेड रीजन में, जो कैट है ये रहती है ह्यूमन सराउंडिंग इन्वायरमेंट में, ठीक है। तो वैसे ही कंगारू का और बाइसन का जो पर्टिकुलर डाइटरी प्रैक्टिसेस हैं वो सिमिलर हो सकती है, ठीक है। तो ये भी जो है इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है। एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं कि कौन से स्पीशीज़ इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। सो दिस वाज आवर लेक्चर।